कहते हैं राजस्थान में कुलधारा नाम का एक ऐसा गांव स्थित है जो एक वीरान और श्रापित गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और इन्हीं घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए मिस्टर सक्सेना, जो कि एक हिस्ट्री प्रोफेसर हैं, अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च के लिए कुलधारा गांव में ठहरे हुए थे। वक्त करीब आधी रात का था जब मिस्टर सक्सेना अपने टेंट के बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कोई अजीब सी बेचैनी उन्हें सता रही हो। एक पल के लिए उनकी आंख लगी ही थी कि अचानक उनके कानों में घंटियों की आवाज पड़ने लगी। वो आवाज को सुनकर मिस्टर सक्सेना झटके से उठ बैठे। वो सहमी हुई आवाज में खुद से ही बड़बड़ाने लगे, ये तो उसी मंदिर की घंटियों की आवाज है, पर इतनी रात में वहां जाना सही नहीं होगा। मिस्टर सक्सेना एक अजीब सी कश्मकश में उलझे हुए थे। आखिर ये कौन सा मंदिर था और इस रात के सन्नाटे में घंटियां कौन बजा रहा था? ये जानने के लिए मिस्टर सक्सेना अपने टेंट से बाहर निकले और कुलधारा के खंडहरों की तरफ जाने लगे। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इतनी रात में ये आवाज आती कहां से है। मिस्टर सक्सेना बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे घंटियों की वो अजीब आवाज उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। वहीं दूसरी तरफ उनकी स्टूडेंट नंदिनी, जो पूरे कॉलेज में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब घटनाएं महसूस कर रही थी। इस वक्त नंदिनी अपने टेंट में गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी डरावने सपने में खो चुकी हो। मुझे छोड़ दो, मत मारो, छोड़ दो मुझे। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा नंदिनी के बदन से टकराई और वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कितना खौफनाक सपना था। डर के मारे नंदिनी का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होते जा रही थी। वो पानी पीने के लिए जैसे ही उठी, उसकी नजर टेंट के पर्दे पर पड़ी। पर्दे के उस पार एक हल्की सी परछाई दिख रही थी, जैसे कोई चुपचाप अंदर झांक रहा हो। इतनी सुनसान रात में उसके टेंट के बाहर आखिर कौन हो सकता था? ये सोचकर ही नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है बाहर? जवाब दो। नंदिनी काफी देर तक आवाज लगाती रही, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने मन को तसल्ली देने के लिए डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे टेंट के बाहर निकल आई। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर उस परछाई को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो आदमी इतनी देर से वहां खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सक्सेना ही थे। वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह आंखें खुली रखे एकदम खामोश खड़े थे। प्रोफेसर, आप यहाँ? प्रोफेसर, आप ठीक तो हैं? मैंने उसे देखा। किसे देखा आपने प्रोफेसर? आप किसकी बात कर रहे हैं? उस वक्त मिस्टर सक्सेना ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने टेंट में वापस चले गए। उनका अजीब सा व्यवहार देखकर नंदिनी भी अपने टेंट में लौट आई, लेकिन उसके दिमाग में अब भी हजारों सवाल घूम रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतनी रात के सन्नाटे में मिस्टर सक्सेना वहां अकेले क्यों खड़े थे। अगली सुबह मिस्टर सक्सेना और नंदिनी कुलधारा के एक वीरान खंडहर में सैंपल्स इकट्ठा करने पहुंचे हुए थे। नंदिनी ने मौका पाकर उसी वक्त मिस्टर सक्सेना से कल रात के बारे में दोबारा सवाल पूछा। प्रोफेसर, कल रात आप किसी को देखने की बात कर रहे थे,
उस रात आखिर किसको देखा था आपने? तुम किसकी बात कर रही हो नंदिनी? मैं तो कल रात तुमसे मिला ही नहीं था। पर आप कल रात मेरे टेंट के बाहर खड़े थे और मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अब जल्दी से सारे सैंपल कलेक्ट करो, हमें इन्हें आज ही लैब भेजना है। मिस्टर सक्सेना की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कल रात की बात से बिल्कुल अनजान हो, लेकिन नंदिनी को अब प्रोफेसर पर पूरा शक हो चुका था। इस जगह पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रात का डिनर करने के बाद मिस्टर सक्सेना और नंदिनी अपने अपने टेंट में सोने चले गए, लेकिन नंदिनी चुपचाप सक्सेना के टेंट पर निगाह बनाए बैठी थी। करीब आधी रात के वक्त जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था, मिस्टर सक्सेना धीरे से अपने टेंट से बाहर निकले। वो अजीब सी बेबसी के साथ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। इंतजार खत्म हुआ, वो आ चुकी है, मुझे उसके पास जाना होगा, वो आ चुकी है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर पर किसी और बला का कब्जा हो। कुलधरा की अंधेरी वीरान गलियों से गुजरते हुए मिस्टर सक्सेना एक पुराने मंदिर के सामने जाकर रुक गए। दीपमाला, दीपमाला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सालिम सिंह के आने से पहले आज मैं तुम्हें कुलधरा से बाहर ले जाऊंगा। नंदिनी को मिस्टर सक्सेना की बदली हुई आवाज साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं देख पा रही थी कि वो बात किससे कर रहे थे। तभी उसने मंदिर के अंदर से एक औरत को बाहर आते हुए देखा। उस औरत का पूरा जिस्म सफेद था, सर पर लाल चुनरी, काले होंठ और आंखों से आंसुओं की जगह लाल खून बह रहा था। जैसे ही उसने मिस्टर सक्सेना को देखा, वो रोती हुई सीधे उनके पास आकर रुक गई। इसके बाद उसने अपने सिर से हल्का सा घूंघट उठाया और सहमी हुई आवाज में मिस्टर सक्सेना से बोली, तुमने आने में देर कर दी विजयराज। वो फिर से मुझे अपने साथ ले जाएगा। दीपमाला की आवाज में दर्द और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे किसी के आने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दीपमाला, आज वो तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकेगा, मैंने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी है। पर वो मुझे ले जाएगा। तुम्हारी जगह अगर कोई जाएगा तो वो लड़की जो इस वक्त हमें देख रही है। मिस्टर सक्सेना के मुंह से ये बात सुनते ही नंदिनी के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। डर के मारे उसके मुंह से एक तेज चीख निकल पड़ी और वहां से भाग निकली। उसे अब ये बात समझ आ चुकी थी कि ये एक भयानक साजिश है जिसमें वो पूरी तरह फंस चुकी थी। नंदिनी, रुक जाओ। मंदिर के पास तुमने जो देखा वो सिर्फ एक छलावा था। मिस्टर सक्सेना की नॉर्मल आवाज सुनकर नंदिनी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, अचानक एक जोर की ठोकर लगने के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण वो दर्द से तड़प रही थी। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, वो आदमी और वही सफेद औरत अचानक वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो एक ही झटके में नंदिनी को दबोच लेते हैं। तू यहां से कहीं नहीं जाएगी, आज अमावस्या की रात है और सालिम सिंह तेरी रूह को अपने साथ ले जाएगा और दीपमाला तेरे शरीर में वास करेगी।
प्रोफेसर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मिस्टर सक्सेना नहीं, विजयराज हूं। घबराओ मत, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। बस थोड़ी देर में तुम्हारा शरीर ढीला पड़ जाएगा और फिर तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाएगी। नंदिनी की सांसें बस कुछ ही पलों में थमने वाली थी, लेकिन तभी उसके कानों में दौड़ते हुए घोड़े की तेज आहट गूंज उठी और अगले ही पल घोड़े पर सवार उस आदमी ने तलवार निकाली और एक ही बार में सक्सेना का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वो घुड़सवार दीपमाला की रूह को पकड़कर हवा में ही कहीं गायब हो गया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि नंदिनी को समझने का मौका तक नहीं मिला। बेहोशी की हालत में वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। इस घटना को लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। इस बीच नंदिनी काफी लंबे समय तक कोमा में रही और जब उसे होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसी पल उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी, जिसके बाद उसके दिमाग में वही पुरानी बातें घूमने लगी। प्रोफेसर, आप तो मर चुके थे। मिस्टर सक्सेना ने हल्की सी सांस ली और बेड के पास आकर बोले, नंदिनी, मैं जिंदा हूं। उस रात तुमने जो कुछ देखा वो हकीकत नहीं, बल्कि सिर्फ एक छलावा था। उस जगह पर मेरे साथ भी बहुत से अजीब अजीब छलावे हो रहे थे। उस वीरान मंदिर की आवाज मुझे भी बार बार अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन मैं आधे रास्ते से ही वापस अपने टेंट में लौट आया। अगले दिन सुबह होते ही मैंने आसपास के लोगों से पता लगाया तो उन्होंने मुझसे कई आत्माओं का जिक्र किया। ऐसी आत्माएं जो आज भी उस वीरान मंदिर में आती हैं, और उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो अक्सर लोगों के साथ मौत का खेल खेलती रहती हैं। एक रात जब मैंने तुम्हें मेरे ही जैसे शक्ल के एक आदमी के पीछे जाते हुए देखा तो मैं हैरान रह गया, और फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया। लेकिन कुछ ही देर बाद तुम मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गई, और जब मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम मुझे मंदिर के पास बेहोश मिली। लेकिन प्रोफेसर, वो लड़की कौन थी? और वो घुड़सवार कौन था? गांव वालों के अनुसार वो लड़की दीपमाला थी, और जिसे तुमने मेरे रूप में देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी विजयराज था, और वो घुड़सवार सालिम सिंह था जो जबरदस्ती दीपमाला से विवाह करना चाहता था। सलीम सिंह? हाँ, सालिम सिंह। इस कहानी का पूरा इतिहास सालिम सिंह के नाम एक तुलकदार से जुड़ा हुआ है। वो एक कठोर और निर्दयी व्यक्ति था जो गांव के लोगों से हद से ज्यादा कर वसूलता था और गांव की सभी स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था। एक सुबह जब उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया और फिर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन जब उन्होंने विवाह करने से इनकार किया तो सालिम सिंह गुस्से से भड़क उठा। उसने पूरे गांव को धमकी भेजी कि अगर कुलधारा के लोग नहीं माने तो वो विनाश के लिए तैयार हो जाए। इसलिए गांव के लोगों ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए गांव को छोड़ देना मंजूर समझा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत बुजुर्ग थे और बीमार भी, इसलिए उन्होंने वहीं जहर खाकर अपनी जान दे दी और पूरा कुलधरा गांव एक ही रात में खाली हो गया।
लेकिन जाते जाते गांव वालों ने उस पूरे गांव को एक भयानक श्राप दे दिया कि जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो इस श्राप का शिकार होगा और ये जगह कभी किसी की नहीं बन पाएगी। नंदिनी और मिस्टर सक्सेना ने कुलधारा में जो कुछ देखा और महसूस किया, शायद दुनिया के लिए वो सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन जिसने भी कुलधारा के उस श्रापित गांव का असल अनुभव किया हो, वो जिंदगी में दोबारा वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं करता।